नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन हम मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक की। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, दूसरे पाठ की आज हम चर्चा करेंगे और साथ के साथ प्रत्येक टॉपिक से हम विशेष रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं ग्रीन बोर्ड पर। अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, पुस्तक से संबंधित और तथ्यों को समझना चाहते हैं अच्छे से बोर्ड पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने बुक को, जिसका नाम है मनोविज्ञान। और ये किसके लिए है दोस्तों? कक्षा 11 के लिए। इसके पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। पहला पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो दूसरे पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं और पेज नंबर 37 पर आएँ, जहाँ से हमारा लेसन 2 चालू है। देखिए, ये हमारा पाठ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, ये पाठ का नाम है। आपका अध्याय 2 है, मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। यहाँ पर सामान्य रूप से विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है, तो हम इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे पाठ पर आएंगे। देखिए, परिचय हमको नहीं, हमें तो पाठ से तथ्यों से मतलब है। तो देखते हैं हम हमारे पाठ में क्या स्टार्टिंग से है। मनोविज्ञान जाँच के लक्ष्यों के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, यहाँ हम इसको पढ़ते हैं। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें मित्रों, और क्लास देखने के लिए। देखो, पहला प्रश्न है, वो प्रश्न क्या, पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं, मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य क्या हैं। देखो, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य इस प्रकार हैं: वर्णन, पूर्वकथन, प्रेडिक्शन, है ना, वर्णन डिस्क्रिप्शन, पूर्वकथन, प्रेडिक्शन, व्याख्या एक्सप्लेनेशन, व्यवहार का नियंत्रण कंट्रोल, और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग एप्लीकेशन करना। आइए इन पदों को अर्थ समझते हैं। अर्थात जो हमने ऊपर देखे हैं, वर्णन, पूर्वकथन, व्याख्या, नियंत्रण, अनुप्रयोग, इनका विस्तृत रूप से चर्चा हम इस पाठ में कर रहे हैं। तो पहला शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वर्णन। वर्णन क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहार से अलग करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों का परीक्षण करना चाहता है। अध्ययन की आदतों में विविध प्रकार के व्यवहार आ सकते हैं, जैसे सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, नियमित कार्य समय पर प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची की योजना बनाना, नियत कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना। एक वर्ग विशेष में कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। अर्थात जो ये वाक्य आपने ऊपर देखे, कथन आपने देखे, ये सारे के सारे क्या है, इनके आधार पर हम किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की आदत का जो अर्थ समझता है उसे उसका वर्णन करना चाहिए। इधर आ जाते हैं। इस प्रकार के विवरण में व्यवहार विशेष का उल्लेख आवश्यक होता है। इस प्रकार के विवरण में व्यवहार विशेष का उल्लेख आवश्यक होता है, जो उसके समझने में सहायता करता है। आगे देखो, वर्णन के रूप में, अर्थात उसके बारे में पूरी चीज़ हमको बतानी है, उसको स्पष्ट करना है। ठीक है। दूसरा शब्द हमने देखा था, पूर्वकथन। पूर्वकथन से तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्वकथन है। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य क्या है भाई? व्यवहार का पूर्वकथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा उसका वर्णन करने में सक्षम हैं, तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचर से संबंध को सरलतापूर्वक जान सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसका वर्णन करने में आप सक्षम हैं, तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहार, अर्थात एक व्यवहार के जैसे दूसरे जो व्यवहार हैं, घटनाएं हैं, गोचर हैं, उनको देखने में, उनको समझने में आप सरलतापूर्वक उनको जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियों के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन समय की मात्रा एवं उपलब्धियों के बीच धनात्मक संबंध की स्थापना कर सकता है। बाद में यदि आपको ज्ञात होता है कि एक बालक विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देता है, तो आप इस बात का पूर्व कथन कर सकते हैं कि वह बालक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। निश्चित है कि अगर कोई बालक किसी विषय को पढ़ रहा है, पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, ज़्यादा समय दे रहा है, तो निश्चित तो परीक्षा में अंक क्या, वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। पूर्व कथन प्रेक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। जितने अधिक लोगों का प्रेक्षण किया जाएगा, पूर्व कथन के सही होने की संभावना उतनी अधिक होगी।
क्या है, जितने अधिक लोगों का परीक्षण किया जाएगा पूर्व कथन सही होने की संभावना उतनी अधिक। पूर्व कथन से तात्पर्य यह है कि अपन पहले ही किसी चीज़ के बारे में कह दें कि ये ऐसा कर रहा है तो इसका परिणाम ये होगा, यही क्या है, पूर्व कथन। यही क्या है मित्रों, पूर्व कथन है। जैसे अपन ने देख लिया बालक को कि बालक पढ़ रहा है, मेहनत अच्छी कर रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यार इसके अंक हैं ये अच्छे आएंगे, ये 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में अच्छे अंकों से पास होगा, अच्छी परसेंटेज इस मेरिट में यह आएगा। तो यही क्या है, पूर्व कथन है। पहले की मेहनत को देखकर, पहले के उसके दृष्टिकोण को देखकर, पहले की धारणा को देखकर, पहले के उसके जो प्रयास है उनको देखकर हम पूर्व कथन कर सकते हैं। व्याख्या क्या है, ये तो हमने पूर्व कथन के पहले वर्णन के बारे में देखा, फिर पूर्व कथन के बारे में देखा। अब देखेंगे हम किसके बारे में, व्याख्या। देखिए, मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है। हम अगले पेज पर चलेंगे भाई। जांच करना है, ये देखिए अगला पृष्ठ आ चुका है। हाँ, मनोवैज्ञानिक मूलतः यह जानना चाहते हैं कि व्यवहार किन कारणों से घटित होता है। मनोवैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि व्यवहार हालांकि किस कारणों से घटित होता है, व्यवहार होने का कारण क्या है, और वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता, अर्थात कौन सी दशाओं में व्यवहार घटित होता है, कौन सी दशाओं में नहीं होता है, ये जानना है उनको। उदाहरण के लिए, किन कारणों से कुछ बच्चे अपनी कक्षा में अधिक ध्यान देते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में कुछ बच्चे अध्ययन हेतु अधिक समय क्यों नहीं देते हैं। कुछ बच्चे अधिक समय देते हैं, कुछ बच्चे अधिक समय नहीं देते। कुछ बच्चे कक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति उनका ध्यान कक्षा में लगता नहीं है। अतः यह उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के निर्धारकों तथा पूर्ववर्ती दशाओं की पहचान करने से संबंधित होता है, जिससे दो परिवर्तनों अर्थात वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सके। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी आगे की क्लासों को देखने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को क्लास को शेयर करें। यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कह रहा है भाई, पुनः पढ़ेंगे। यदि व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्या हमने कर ली है, तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात पहले आपने उसके बारे में जान लिया तो अपन निश्चित रूप से उस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण उसका कर सकते हैं। नियंत्रण 3 बातों से संबंधित होता है। कौन कौन सी बातें, देखो। पहली क्या है, किसी व्यवहार विशेष को घटित कराना, विशेष व्यवहार को घटित कराना। विशेष व्यवहार कब घटित होगा, जब विशेष परिस्थिति होंगी। उसे कम करना अथवा बढ़ाना। उदाहरण के लिए, आप चाहे तो अध्ययन करके घंटों को उतना ही रहने दें, अथवा आप उन्हें कम कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपचार द्वारा चिकित्सा के रूप में व्यक्तियों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण है। अर्थात जो रोगी होता है, अगर मान लीजिए आपको बीमारी हो गई कोई, है ना, और आपको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, ये दवाइयाँ लेनी है, तो वो क्या है, कंट्रोलित है। कि आपको शुगर है तो आपको मीठा कम खाना है, तो कंट्रोल है, नियंत्रण है, जिससे उसकी जो बीमारी है वो सॉल्व हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है। बस यही मनोविज्ञान में होता है। आगे देखें, अनुप्रयोग। ये क्या है भाई, अनुप्रयोग। वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य कौन सा है, अंतिम लक्ष्य है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। विभिन्न दशाओं में समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इन प्रयासों के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता ही मनोविज्ञान के मूल लगाव का विषय होती है। उदाहरण देखिए इधर, उदाहरण के लिए योग एवं ध्यान के अनुप्रयोग से दबाव की मात्रा कम करके दक्षता बढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक जांच नए सिद्धांत अथवा निर्मितियों के विकास के लिए भी की जाती है, जिससे भविष्य में अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। देखो, अब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों की अपन चर्चा कर लेते हैं। चरण कौन कौन से अनुसंधान के, ये महत्वपूर्ण है भाई, मोस्ट लगा लो इसको, ये पूछा जा सकता है आपसे। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण देखो क्या है, कौन कौन से चरण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान को इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जाता है कि वह किस चीज़ की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कैसे खोज करता है। किस चीज़ की खोज करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, वह खोज कैसे करता है उसकी महत्वता है। वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित, परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता से का अभिप्राय क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, वही क्या है, वस्तुनिष्ठता है। उदाहरण के लिए,
यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई नापते हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आप दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यही क्या है, वस्तुनिष्ठ। कहने का तात्पर्य यह है, आप कोई भी कार्य करो, आप कर लो उस कार्य को, चाहे कोई और व्यक्ति करे, निष्कर्ष एक ही आना चाहिए, निष्कर्ष एक ही आना चाहिए। वही क्या है, वस्तुनिष्ठता है। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें खोज की व्यवस्थित प्रक्रिया अथवा चरण का अनुपालन होता है। व्यवस्थित अर्थात सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। इसके अंतर्गत आने वाले चरण हैं समस्या का संप्रत्यन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना, शोध निष्कर्षों सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना। चित्र 2.1, आइए इन चरणों का कुछ विस्तार से वर्णन करें। भाई चित्र को देख लें एक बार अपन। देखो क्या है, पहली स्थिति क्या है, समस्या का संप्रत्यन। अध्ययन के लिए विषय का चयन कर लिया अपने, किसी रिसर्च को करने के लिए। किसको मित्रों, रिसर्च को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर पर क्या है, किसी विषय का चयन करना है कि हमें इस विषय पर क्या करना है, रिसर्च। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा है प्रदत्त संग्रह, अर्थात उस रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, कौन कौन किस तरह का प्रोसेस हमें चाहिए, वो कौन सी स्थिति हो गई हमारी, नंबर 2 की स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति होगी, पहले तो हमने विषय का चयन कर लिया कि इस विषय पर हमें रिसर्च करना है। दूसरा हमने ये चयन किया कि इसमें कौन कौन से उपकरण होंगे, कौन कौन सी विधियाँ होंगी, किस तरह के मेथड से इस रिसर्च को हम करेंगे। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा है निष्कर्ष निकालना, अर्थात जो आपने टूल्स बनाया था, आपने जो विभिन्न उपकरण लिए, उन उपकरणों के आधार पर आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष क्या निकाला है, उसके बारे में आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे। भाई प्रतिशत प्रणाली का प्रयोग करोगे या कि टी परीक्षण करोगे, काई परीक्षण करोगे, कौन सा परीक्षण आप करोगे, कौन सी विधि आप निकालोगे निष्कर्ष को निकालने के लिए। तो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। दिखाई दे रहा होगा आपको, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है कि ये कार्य इसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है, ये कार्य इसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये जो निष्कर्ष निकालेंगे वो कौन सी विधि से निकालेंगे, सांख्यिकी के अनुसार। फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, शोध निष्कर्ष का पुनरीक्षण, अर्थात जो निष्कर्ष निकाला है उसका एक बार पुनरीक्षण करेंगे, क्या वास्तव में सही है। तो उपलब्ध परिकल्पनाओं का पुनर्कथन, पुनरीक्षण और नए सिद्धांतों का निरूपण यहाँ हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एक नया सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा, कहाँ पर, अंतिम अवस्था में। ये हमारी कौन सी अवस्था होगी, चौथी। तो एक साइकिल है, एक क्रम है, किसको करने के लिए, रिसर्च को करने के लिए। रिसर्च से तात्पर्य क्या है मित्रों, शोध को करने के लिए। अभी हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो सारा चीज़ शोध के लिए ही तो है ना। तो यहाँ पर एक उसको बढ़िया तरीके से समझाकर आपको बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये साइकिल आपसे पूछी जा सकती है मित्रों, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले विषय का चयन करना है, फिर मेथड्स का यूज करना है, हमें टूल्स का उपयोग करना है, फिर सांख्यिकी अर्थात प्रतिशत प्रणाली से आप रिजल्ट निकालोगे, टी टेस्ट लगाओ, बहुत सारे सांख्यिकी में टेस्ट आते हैं उनका प्रयोग करोगे, और फिर लास्ट में आपको जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर आपका सिद्धांत या नियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखें भाई, ये देख लीजिए। अब उन्हीं के बारे में आपको बता रखा है, समस्या का संप्रत्यन अभी हमने देखा ना, उसी के बारे को डिटेल कर रखा है, यहाँ पर डिटेल में बताना है। देखो पहला क्या है, समस्या का संप्रत्यन अर्थात चयन करना। वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के कथ्य तब विषय का चयन कर लेता है। अभी मैंने कहा ना, सबसे पहले क्या करना है, हमें विषय का चयन करना है, वही बात यहाँ पर है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। अगर आपने वो साइकिल समझ ली तो ये केवल रामायण है और इसमें कुछ नहीं है। वो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। विकास करता है, ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है कि विषय का चयन कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का परीक्षण करने में रुचि लिया करता था। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों के विविध पक्षों की पहचान करता है। उसके बाद यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रदर्शित अध्ययनों की आदतों का अध्ययन करना चाहता है। ये सारे विषय चयन के लिए व्यवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने, जैसे हम प्रसन्नता अथवा दुख की दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, समझने में। हम अपने अनुभव एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, दूसरों के व्यवहार को समझने, उदाहरण के लिए क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए मनोविज्ञान हम प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं, क्या सिगरेट पीने की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोग असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद भी दवाइयाँ क्यों नहीं लेते हैं। समूह से प्रभावित व्यक्ति व्यवहार, उदाहरण के लिए रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है। कोई साइकिल चालक साइकिल चलाते अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है।
समूह व्यवहार, उदाहरण के लिए जब लोग समूह में होते हैं तो उनको खतरा उठाने वाले व्यवहारों में वृद्धि क्यों हो जाती है। ये सारे विषय हैं दोस्तों, विषयों के बारे में बता रहे हैं। संगठनात्मक स्तर, उदाहरण के लिए कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, कोई नियोजक अपने कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में कैसे वृद्धि कर सकता है, से होता है। इसकी सूची लंबी है और आप आगे के अध्यायों में इनके विविध पक्षों को जानेंगे। यदि आप अधिक जिज्ञासु हो तो आप कई समस्याओं को लिख सकते हैं जिनकी आपको जांच कर सकते हैं। अर्थात विषय हैं सारे के सारे। अब देखो, समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, अर्थात परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। वो कहते हैं उदाहरण के लिए अपने पूर्व के साक्ष्य या प्रेक्षण के आधार पर आप एक परिकल्पना विकसित कर सकते हैं। अर्थात आपने जो देखा है उसके आधार पर आपने एक हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना का निर्माण कर लिया कि इस तरह का रिजल्ट हमारा आ सकता है कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता आती है। ये एक परिकल्पना है, हमारी सोच है। इसके बाद आप अपने अनुसंधान में इस कथन को गलत या सही सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस का निर्माण करना पड़ेगा। प्रदत्त संग्रह अर्थात डाटा कलेक्ट हम यहाँ करेंगे। प्रदत्त संग्रह, वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। अर्थात जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें संपूर्ण चीज़ें समाहित हो जानी चाहिए, उसका पूरा एरिया उसमें समाहित हो जाना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना होता है। अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। तो यहाँ प्रदत्त संग्रह के लिए 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना पड़ता है कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी होंगे। प्रतिभागी बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं। चिकित्सालय के रोगी, उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकते हैं जहाँ पर अध्ययन किए जाने वाले गोचर प्रचलित हों। दूसरा निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है, जैसे प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना होता है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर सकता है, प्रेक्षण अनुसूची का प्रयोग कर सकता है, प्रश्नावली मेथड का प्रयोग कर सकता है। शोधकर्ता यह भी निर्णय करता है कि किन उपकरणों को प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात वैयक्तिक या सामूहिक। अर्थात जो उपकरण प्रयोग कर रहा है उसको वैयक्तिक रूप से शामिल किया जाएगा, उसका प्रयोग करेगा, या सामूहिक रूप से करेगा। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह किया जाता है। दोस्तों, क्लास पसंद आए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा पॉइंट आ चुका है हमारा, निष्कर्ष निकालना। देखो, अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकी प्रक्रियाओं को सहायता से विश्लेषण करना है। ये जो रामायण है दोस्तों, मैंने आपको साइकिल में इतनी अच्छी समझाई है कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, लास्ट में जाकर ये करना है, सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा। बस वही है और इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बार इनको सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए, जिससे हम समझ सकें कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंड आरेख, संचयी बारंबारता बनाना, विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग द्वारा किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच, उसके अनुसार निष्कर्ष निकालना। अर्थात निष्कर्ष कैसे निकालने उसकी विधियाँ यहाँ पर बताई है। और अंतिम चौथा बताया गया है। भाई चौथा कौन सा है? शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण। अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने बच्चों में आक्रामकता होने का एक भी संबंध। एक उदाहरण के रूप में बता रहा है, इसने उदाहरण दिया है टेलीविज़न वाला कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। ये उसका विषय था। उसे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना सिद्धांत पुष्ट हो जाएगी। अर्थात उसने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो अगर वो सही हो जाती है तो उसका निष्कर्ष बिल्कुल सही है। यदि ऐसा नहीं है तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। तो ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे भाई हम? तो अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक परिकल्पना सिद्धांत स्थापित करेगा तथा नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है। अतः अनुसंधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। वही लास्ट की लाइन है जो अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये हमने चर्चा करी है कुछ पहलुओं की। आज की क्लास में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे इससे आगे अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें आप सब्सक्राइब करके, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास हो आपको मिल जाए। चैनल को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास में आपको कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का दोस्तों क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।